गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना जो शीर्षक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को देखते हैं। शब्दों के जो प्रकार होते हैं विकार के आधार पर दो प्रकार होते हैं, यानी विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर या बदलाव के आधार पर ले तो शब्द के जो दो भेद होते हैं उनमें होते हैं, एक तो होता है अविकारी और एक होता है विकारी शब्द। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर जो दो भेद होते हैं उनमें से अपन दोनों के भेद देखते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द जो होते हैं, कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं, जिनमें विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई परिवर्तन आ जाता है। किसके वजह से आता है? संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द विकारी शब्द होते हैं। जैसे है संज्ञा। अब संज्ञा शब्द में अगर कोई सी भी संज्ञा हम ले, जैसे लड़का ले, तो लड़का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। अगर लिंग चेंज करेंगे तो लड़की हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये संज्ञा शब्द जो होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, मेरी, मेरा। ठीक है, इस तरीके से वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से परिवर्तन आ जाता है। जैसे वचन के हिसाब से देखें तो मेरे बहुवचन में हो जाता है। ठीक है, और उसमें लिंग में देखें तो मेरी। ठीक है, इस तरीके से इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ठीक है, क्रिया में जैसे पढ़ता है और पढ़ती है। ठीक है, ये क्रिया होती है तो उनमें परिवर्तन आ जाता है लिंग के कारण। जैसे वचन में देखें तो पढ़ते हैं, तो इस तरीके से इनमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वे विकारी शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विशेषण। जैसे सुंदर है, सुंदरता, सौंदर्य। इस तरीके से इनमें शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो अब विकारी शब्द हम जान चुके हैं, 4 विकारी शब्द होते हैं। चारों विकारी शब्द में परिवर्तन आ जाता है संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण। ठीक है, अब जो अपना जो मुख्य जो बिंदु है वो अपने जो पाठ्यक्रम में है वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, अव्यय या अविकारी, या अव्यय लिखो या अविकारी। ठीक है, अव्यय कहो चाहे अविकारी शब्द कहो एक ही बात है, यानी अव्यय या अविकारी एक ही बात है। ठीक है, जैसे अब अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये विकारी शब्द भी 4 होते हैं और अविकारी भी 4 होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी शब्द, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी, समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी और विस्मयादि बोधक। हालांकि ये 4 ही अविकारी शब्दों में ये 4 ही प्रकार पड़ते हैं, लेकिन एक निपात होता है जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये भी क्या होता है? अविकारी शब्द होता है, ये भी अविकारी शब्द में गिना जाता है। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से मूलतः है 4 ही भेद पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम जो अविकारी है उसकी परिभाषा देखते हैं। अविकारी किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों ही एक ही बात है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर बदला न जा सके, यानी इन लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक या काल के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं, कई जगह मिल जाता है अव्यय शब्द या कई जगह मिल जाता है अविकारी शब्द, दोनों ही एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा हम विश्लेषण करके पढ़ते हैं। इसका विश्लेषण यानी इसको तोड़ कर देखते हैं। अ धन वे नहीं होता, अ का अर्थ नहीं से लिया जाता है, यानी अ का अर्थ नहीं से लिया जाता है, अर्थात अ का अर्थ नहीं होता है, लेकिन अ अर्थ नहीं के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो अब वहाँ पर अपन ऐसे नहीं लगा सकते राम अ पढ़ता है। ठीक है, तो अ का अर्थ नहीं होता है, लेकिन अ जहाँ भी शब्दों के साथ प्रयोग होता है उपसर्ग के रूप में, वहाँ इसका अर्थ नहीं के रूप में लिया जाता है। तो अ नहीं वे यानी खर्च होते हैं, जो खर्च नहीं होते, यानी जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द जो 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
उसमें देखते हैं सबसे पहले जो है क्रिया विशेषण। तो सबसे जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम किसकी विशेषता बताते हैं, मतलब ये विशेषता संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेषण अपने आप में विशेषता है। तो ध्यान दें, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद और किए जाते हैं, यानी क्रिया विशेषण जो अपन पढ़ रहे हैं उसके भी 4 उपभेद, यानी उपभेद कह सकते हैं या भेद कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो अपना जो नेक्स्ट है अपन देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, काल का मतलब होता है समय, जो समय का बोध कराए, ऐसे विशेषण क्रिया विशेषण होते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द जो होते हैं वो कालवाचक में लिए जाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराता है। ठीक है, इसमें स्थान और दिशा दोनों आते हैं। परिमाण का मतलब होता है मापतोल, यानी क्रिया के जो कितनी मात्रा में क्रिया हुई है, यानी जैसे राम हंसा, अब कितना हंसा, बहुत हंसा, तो यहाँ पर मापतोल उसको इस तरीके से मापा नहीं जा सकता है कि 2 किलो हंसा, 1 किलो हंसा, लेकिन परिमाण यानी क्रिया के होने की जो वस्तु स्थिति है वो बताता है कि क्रिया कितनी हुई है। ठीक है, तो ये परिमाण। और परिणाम जो होता है वो अलग होता है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। यहाँ पर अपन इनमें उदाहरण में पढ़ते ये इनमें देखेंगे तो ये परिमाण वाचक होता है, ये परिणाम का मतलब तो रिजल्ट होता है, ये अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये परिणाम शब्द नहीं आएगा। तो परिमाण का मतलब होता है मापतोल। रीति का मतलब होता है तरीका, ढंग, किस तरीके से या किस ढंग से, किस प्रकार से जो कार्य हुआ है। ठीक है, वो देखेंगे अपन आगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी 4 भेद देखे हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब जो पहला भेद है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला जो भेद है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं या समय को व्यक्त करते हैं, यानी समय किस समय वो क्रिया हुई है उसके होने के जो समय को बोध कराते हैं या उसके होने के समय को जो बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, राम आज जाएगा, यहाँ आएगा, तो आएगा यहाँ पर क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो कि आ जाएगा। तो क्रिया यहाँ पर ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गई है, इसकी विशेषता हो गई कि आ जाएगा। अब ये शब्द अविकारी शब्द, आज का, आजू, आजी, इस तरीके से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसको अविकारी शब्द में लेते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, मोहन खाना पहले खाएगा। मोहन खाना पहले खाएगा यानी समय का बोध करा रहा है, पहले, बाद में। ठीक है, किसी न किसी समय का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द किस में लिए जाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में लिए जाते हैं। तो अन्य उदाहरण जो देखते हैं, यानी अब इनके प्रत्येक के उदाहरण नहीं देख सकते, लेकिन क्या क्या शब्द इनमें और आ सकते हैं, जैसे आज आया, पहले आया, बाद में आ जाएगा, कल आ जाएगा। ठीक है, परसों, तरसों, इस तरीके से। और वार का नाम जो भी है, सोमवार, मंगलवार, जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। माह के नाम आ जाते हैं क्योंकि वो समय का बोध करा रहे हैं। सप्ताह के नाम आ जाते हैं। पक्ष, जो 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनके नाम आ जाते हैं। वर्ष में किसी भी महीने का नाम आ जाता है, किसी भी वर्ष का नाम आ जाता है। ठीक है, ऋतु का किसी जो 6 ऋतुएं होती है, शरद, शिशिर, वसंत, हेमंत, इस तरीके से इनमें 6 ऋतुओं के नाम आ जाते हैं क्योंकि वो समय का बोध करा रहे हैं। प्रतिदिन भी अपने आप में समय का बोध करा रहा है कि कार्य वह प्रतिदिन कार्य करता है, तो समय का बोध करा रहा है कि किस दिन, प्रतिदिन। तो यहाँ पर समय का बोध करा रहा है। अभी अभी यानी अभी अभी भी समय का बोध करा रहा है, इस समय, अभी यानी इस समय। लगातार यानी कंटिन्यू, वह रोजाना उस समय तक कार्य कर रहा है, वह लगातार कार्य कर रहा है, यानी उस समय का बोध करा रहे हैं कितने समय तक कार्य करता है। ठीक है, और पहले, बाद में, हर पल, तुरंत, ये शब्द इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण में लिए जाते हैं। अगला जो नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का स्थान और दिशा का बोध कराते हैं। ध्यान रखना, इसमें स्थान तो है ही सही और दिशा का भी बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं या वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण
कहलाता है। जैसे अब देखो इस पे ध्यान से, अब जैसे राम छत पर बैठा है, यानी हमने देखा अधिकरण कारक जहाँ भी होता है, अधिकरण कारक जहाँ भी होता है, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर। पे भी लिख देता है लेकिन पे अशुद्ध होता है, ठीक है। तो अधिकरण में और पर, तो में और पर जिसके भी साथ लगे होते हैं वो अपने आप में ही स्थान का बोध कराते हैं। अब देखो राम छत पर बैठा है, तो यहाँ पर स्थान का बोध करा रहे हैं छत पर। हालांकि अधिकरण कारक में जितने भी आते हैं वो संज्ञा सर्वनाम आते हैं, और संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ छत पर अधिकरण कारक में जितने भी स्थान का बोध कराएंगे वो अविकारी शब्दों में गिने जाते हैं। इनको आप अपवाद भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये छत पर बैठा ये अविकारी शब्द है, ठीक है। तो राम छत पर बैठा है। अब देखो इसमें और उदाहरण देखते हैं। सुस्मिता अंदर बैठी है, अपने आप में स्थान का बोध करा रहा है कि वह किस स्थान पर बैठी है। अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं हैं। ये दाएं बाएं क्या हो गई, दिशा हो गई। पूर्व में है, पश्चिम में है, ठीक है। तो ये आसपास है, पास में है, उस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। ये सभी अपने आप में स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये ऐसे शब्द इसमें आ जाते हैं। ये अंदर, ठीक है, तो अंदर का अंदर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी गाना एक क्रिया है, और कौन क्रिया की विशेषता क्या है कि वह अंदर बैठकर गाना गा रही है। बैठकर जो गाना गा रही है वह कहाँ पर है, स्थान कहाँ है, अंदर की साइड। तो यहाँ पर अंदर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जो कौन कौन से शब्द लिए जाते हैं वो देखते हैं। यहाँ, वहाँ, ऊपर, मध्य, ठीक है। यहाँ ये भी स्थान है, वहाँ ये भी स्थान है, ऊपर, मध्य और नीचे। नज़दीक है, दूर है, पास है, सामने है, आगे है, पीछे है। ये सब स्थान या दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में लिए जाते हैं। सामने, आगे, पीछे, दाएं बाएं, पास, आसपास, दूर, निकट, ठीक है। और दूर ये आ ही गया। अंदर, बाहर, ठीक है, मध्य में, ये सभी शब्द इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। अब देखो मैंने ये चीज़ बता दी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में लिया जाता है इनको। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, अधिकरण कारक का बोध कराते हैं। या अधिकरण कारक में ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण को लिया जाता है, ठीक है। आज ये दो भेद ही पढ़ेंगे अपन क्रिया विशेषण के। तो हमने कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो दो भेद है वो पढ़ लिए हैं। आगे जो परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया जो विशेषण है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।